होते क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए फंडामेंटल हमारे राइट जो होते हैं, वो राइट्स जो हैं वो क्या होते हैं, क्लेम्स होते हैं किसी सिटीजन के अगेंस्ट द स्टेट। इसका मतलब क्या है, एक नागरिक होने के हिसाब से हमें स्टेट की तरफ से कुछ अधिकार, मौलिक अधिकार मिलते हैं, है ना। उन अधिकारों को हम बोलते हैं क्या, फंडामेंटल राइट्स। अभी फंडामेंटल राइट्स मौलिक इसलिए होते हैं क्योंकि इंडिविजुअल की डेवलपमेंट, ओवरऑल जितनी भी डेवलपमेंट है, उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको निखारने, मतलब उनको बढ़ाने में हेल्प करते हैं, है ना। हमारे पास में अगर आप देखोगे तो प्रेम्बर हमें बोलता है कि हमारे पास में हमें हमारी फिजिकल डेवलपमेंट, इंडिविजुअल की डेवलपमेंट कैसे होनी चाहिए, है ना, उसको सोशली हमारे पास में पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली राइट्स देने चाहिए। तो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे, वो पॉलिटिकल राइट्स हमारे पास में देने का काम करते हैं। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है वो लाने का काम कौन करते हैं, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स करते हैं, राइट। अभी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो पार्ट 3 में आते हैं सबसे पहले, और इसके साथ में हमें ये याद रखना है कि पार्ट 3 में आने के बाद में हमारे आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, राइट। आर्टिकल्स के अंदर आप देखोगे तो आर्टिकल 12 से लेकर, है ना, और हमारे पास में आते हैं क्या, 35 तक, है ना, 12 to 35 हमारे पास में आते हैं। इनको हमने बोरो कहाँ से करा है, अगर बोरोइंग की बात करते हैं तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमने इनको बोरो करा हुआ है। ओके, अभी आते हैं कि टोटल फंडामेंटल राइट्स होते कितने हैं। तो अगर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे पास में 7 फंडामेंटल राइट्स वॉज देयर, लेकिन फिर हमारा आता है 44th अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत जो राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट है उसको रिमूव करके फंडामेंटल राइट से हमारे पास में कहाँ डाला है, पार्ट 12 300A के अंदर हमने उसको डाल दिया। अभी वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है प्लस लीगल राइट है, बट फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से उसको रिमूव कर दिया है। तो अगर हम बात करेंगे तो अभी हमारे पास में 6 जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आते हैं। अभी फीचर्स की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो सबसे पहले फीचर होता है कि ये जस्टिसेबल है। जस्टिसेबल का मतलब ये होता है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो इफ़ समवन वायलेट्स योर फंडामेंटल राइट। इट कैन बी अ प्राइवेट सिटीजन और इट कैन बी द स्टेट ऑल्सो, राइट। तो उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो, लेकिन हाँ, अगर आप इसमें याद रखना है कि हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, लेकिन आर्टिकल 32 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट है ना, उसके पास में आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो, आर्टिकल जो 32 है। तो हाई कोर्ट के लिए है वो आर्टिकल 226, राइट। अभी हमारे पास में सबसे उसके बाद में आता है कि अभी हमने क्या बोला है, ये जस्टिसिएबल है ना, जस्टिसिएबल है। साथ में क्या है, ये अनफोर्सेबल है। अनफोर्सेबल का मतलब होता है कि स्टेट जो है, पार्लियामेंट जो है, वो लीगली हमारे पास में इनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए क्या लेके आ सकती है, लॉज लेके आ सकती है। ओके, फिर उसके बाद होता है क्या, ये एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है किसी भी कंडीशन में हम इनको रिमूव नहीं करवा सकते। तो नो, नथिंग इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज एब्सोल्यूट, राइट। तो दे आर नॉट एब्सोल्यूट। हमारी गवर्नमेंट इनको, इनके ऊपर क्या कर सकती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। अभी वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल के साथ में ही मेंशन्ड होती हैं, ठीक है। अभी उसके बाद में आता है कि ये अप्लाई कहाँ कहाँ होंगे। ओवरऑल ये सभी पर्सन पर अप्लाई होते हैं, एक इंडियन सिटीजन होने के नाते ये अप्लाई होंगे। कुछ ऐसे मौलिक अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो कि हमारे फॉरेनर्स पर भी लगते हैं और कंपनीज पर भी लगते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे आता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है ना, ये हमारे पास में क्या करते हैं, अ गवर्नमेंट ऑफ लॉ बनाने की कोशिश करते हैं, ना कि हमारी क्या, टायरेनल गवर्नमेंट। टायरेनल गवर्नमेंट का मतलब होता है टायरेनी वाली, कि जो स्टेट है ना, स्टेट गवर्नमेंट है, वो अपनी मर्जी से ही कुछ ना करे, को ऐसे लॉ बना दे कि वो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको ही रिमूव कर दे, सस्पेंड कर दे, है ना। तो वो ऐसा नहीं कर सकते। तो ये क्या करते हैं, हम आर्बिट्री जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है प्लस जो लेजिस्लेटिव एक्शन है ना, उन दोनों से ही हमारे पास में क्या बचाते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास में आता है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शन। लेजिस्लेटिव का मतलब है पार्लियामेंट पास करेगी लॉ एंड देन इट विल इम्प्लीमेंट। एग्जीक्यूटिव का मतलब है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हमारे पास में वो उसको इम्प्लीमेंट करे। अभी आता है ऑर्डिनेंस। क्या ऑर्डिनेंस है, हम फंडामेंटल जो राइट्स हैं हमारे, उनको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, अब्रीज कर सकते हैं। नो, वी कांट डू दैट, है ना, हमारी पार्लियामेंट वो नहीं कर सकती। अभी इसमें कुछ एक्सेप्शन आती हैं कि जैसे नेशनल इमरजेंसी हो रही है ना, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सारे ही फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे पास में सस्पेंड हो जाते हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, ये हमारे आते हैं राइट टू फ्रीडम के अंदर में। फिर जो आर्टिकल 19 है वो हमारा सिर्फ होगा कब, सस्पेंड कब होगा, जब हमारे पास में क्या आएगा, वॉर की कंडीशन होगी या एक्सटर्नल अग्रेशन होगा। ये हमारा PYQ में पहले पूछा गया, इसलिए मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। ओके,
फिर उसके बाद में हमारे आते हैं हमारे पास में कि अभी ये तो मैं करवा चुकी हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो इनको इन्फोर्सेबल करवा सकती है ना। ये क्या है, लीगल और मोरल राइट्स है हमारे पास में। अभी सबसे पहला आर्टिकल जो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आता है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 हमारे पास में डेफिनेशन बताता है कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है। जो अभी तक हमने लास्ट क्लास में अभी तक जो भी जितना भी डेफिनेशन करा है वो ही सारा स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आता है। बस यहाँ पे एक याद रखना है आपको कि आर्टिकल जो 13 है, राइट, वो 13 आर्टिकल ये कहता है कि यहाँ पे लॉ की डेफिनेशन क्या होगी, कि पर्टिकुलर किस चीज़ को हम लॉ बोलेंगे। तो जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो भी लॉ कहलाएंगे अगर वो फंडामेंटल राइट्स को हमारे वॉयलेट करते हैं, है ना, तो वो क्या हो जाएंगे, नल एंड वॉइड हो जाएंगे। फिर हमारे पास में पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करने वाले कोई भी लॉज हैं वो नहीं बना सकती। ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट उनको क्या कर सकता है, हमारे पास में हटा सकता है, स्ट्रक डाउन कर सकता है। ओके अभी यहाँ पे आना एक केस आता है IR कोयलो केस, जो कि 2007 में आया था हमारे पास में। ये क्या कहता है कि जो पार्लियामेंट है ना, वो लॉज बना सकती है, राइट। बस वो लॉ जो बनाए ना वो कैसा होना चाहिए, हमारे पास में जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आई है 1973 में हमारे पास में केशवानंद भारती केस से, उसके जो अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। तो वो जो लॉ है हमारे पास में उसके जो फंडामेंटल राइट के लिए इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, है ना। फिर आता है क्या पर्सनल लॉज होंगे, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है, क्या हमारे हिंदू जो लॉ होते हैं क्या वो भी लॉ की डेफिनेशन में आते हैं? जी नहीं, इसका आंसर नेगेटिव हो जाएगा कि वो हमारे पास में लॉ की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। ओके फिर आता है हमारे पास में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो राइट टू इक्वालिटी, राइट। राइट टू इक्वालिटी है क्या कि हमारे पास में अगर हम बात करेंगे राइट टू इक्वालिटी के अंदर सबसे पहले आर्टिकल आते हैं 14 to 18। सबसे पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल 14 जो हमारे पास में राइट टू इक्वालिटी है ना, यानी कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है कि जो स्टेट है वो किसी भी पर्सन को हमारे पास में लॉ के सामने क्या कर सकता है, इक्वल प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करवाएगा। लॉ के सामने सब बराबर है। द ला जो हमारे पास लैंड ऑफ द जो लॉ ऑफ द लैंड है ना, वो सबके लिए क्या होगा, बराबर होगा। अभी यहाँ पे ना दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक होता है हमारे पास में क्या, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, राइट। तो हमारे पास में जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो आता है हमारे पास में ब्रिटिश पार्लियामेंट से, जहाँ से हमने हमारा मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ब्यूरो करा है, वहीं से आएगा। इसका मतलब ये होता है कि जो लॉ है वो सबसे सुप्रीम है, उससे अबव कोई भी नहीं है। पीपल आर बिलो देम, कोई भी स्पेशल प्रिविलेज किसी को भी नहीं दिया जाएगा, लॉ के आगे सब बराबर होते हैं। तो ये एक तरीका क्या है हमारे पास में, नेगेटिव कॉन्सेप्ट निकल के आता है यहाँ से, ठीक है। फिर आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अभी इक्वल प्रोटेक्शन का मतलब है लॉ है वो सभी की समांतर प्रोटेक्शन ही करेगा। इसका मतलब ये होता है, इसको आप ऐसे देखो जैसे रिजर्वेशन दी जाती है SC ST कैटेगरी को, है ना, फिर OBC को, फिर उसको हमने एक्सटेंड करके अभी क्या है EWS कैटेगरी को। तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है, स्टेट जो है हमारे पास में, वो अफर्मेटिव एक्शन ले रही है कि हर किसी के जो राइट्स हैं उनको क्या कर सके, प्रोटेक्शन करा जा सके, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये हमारा निकल के आया कहाँ से, USA से निकल के आया। और इट इज़ अ काइंड ऑफ पॉजिटिव करेक्शन कि अफर्मेटिव पॉजिटिव एक्शन की तरफ हमारे पास में पुश करता है। ओके अभी यहाँ पे ना एक दो एक्सेप्शन आती हैं, जैसे आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 कहता है हमारे पास में कि जो प्रेसिडेंट होंगे, है ना, उनके अगर वो अपने ऑफिस में है तो उनके अगेंस्ट में आप क्या कर सकते हो, कोई भी जो ये फंडामेंटल आर्टिकल 14 है वो काम नहीं करता वहाँ पे कि उनके अगेंस्ट में कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है ना, वो नहीं लाई जा सकती। ओके लेकिन वहाँ पे सिविल प्रोसीडिंग हो सकती है, वो 14 दिन का आपको नोटिस पीरियड का टाइमिंग होता है, वो देना पड़ता है ना, 1 मंथ का 14 डे ऐसा कुछ। फिर उसके बाद में हमारे आता है इसी तरीके से हमारे पास में क्या आएगा, गवर्नर के पास में भी होगा। फिर जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स होती है, अगर उनको कोई हमारे पास न्यूज़ चैनल उनको व्यू करता है ना, दिखाता है, तो वो भी हमारे यहाँ पे नहीं आता। फिर आता है आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 की अगर बात करोगे ना, जैसे यहाँ पे देखो आर्टिकल 31 हमारे पास में ये क्या करता है, हमारे पास में लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं ये DPSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास में लाए गए थे। तो जहाँ पे आर्टिकल 31C आता है वहाँ पे आर्टिकल 14 है वो रिमूव हो जाता है। अभी आर्टिकल 14 के अंदर है ना, आप क्लास लेजिस्लेशन को इसमें इंक्लूड नहीं करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारे पास में आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 हमारे पास में ये कहता है कि प्रोहिबिशन, है ना, कि स्टेट है वो किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता।
प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड, कौन कौन से ग्राउंड है वो, रिलीजन हो गया, रेस हो गया, कास्ट हो गया, सेक्स हो गया एंड प्लेस ऑफ बर्थ हो गया। इन चीज़ों पे, सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे हमारे पास में वो क्या करेंगे, नहीं कर सकते डिस्क्रिमिनेशन, राइट। अभी यहाँ पे एक्सेप्शंस आती हैं दो तीन। सबसे पहले जैसे जो पार्लियामेंट है वो रेजिडेंस जो है उसको एक कंडीशन बना सकता है रिजर्वेशन के लिए। अभी तक इनके लिए कोई कानून लेके नहीं आए हैं, बट एक्सेप्ट हमारे पास में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अलावा, है ना, बाकी वहाँ पे कोई कानून नहीं है, ठीक है। तो उनको रेजिडेंस यहाँ पे 2 स्टेट के अंदर दी हुई है पार्लियामेंट ने। फिर आता है कि वुमेंस के लिए, है ना, और हमारे पास में चिल्ड्रन के, उनके लिए हमारे पास में क्या कर सकते हैं, स्टेट जो है वो स्पेशल प्रोविजन बना सकता है, राइट। फिर आता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, है ना, उनके रिजर्वेशन के लिए जो हमारे पास में क्या दिया हुआ है हमने, 10% का जो कोटा दिया हुआ है वो हमारे पास में इसके एक्सेप्शन में आएगा। फिर जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, है ना, उनको छोड़ करके एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन होंगे हमारे पास में, उनमें प्राइवेट सिटीजन के एडमिशन के लिए रिजर्वेशन आप प्रोवाइड करवा सकते हो। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो हमारे पास में किसमें आएंगे, आर्टिकल 15 के अंदर में। फिर आता है हमारे पास में आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, राइट। अभी यहाँ पे ग्राउंड जो होते हैं वो सेम ही है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्ट, डिसेंट, बर्थ ऑफ प्लेस, रेजिडेंट, ये सारे कंडीशन जो हमारे पास में आर्टिकल 16(2) देता है। अभी पार्लियामेंट जो है ना, वो रेजिडेंस के लिए हमारे पास में क्या बना सकती है, कोई लॉ बना सकती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती। इसमें इंपॉर्टेंट ये है। फिर है कि जब हमारे पास में ना क्या होता है, अब जब रिजर्वेशन आता है, हाँ, रिजर्वेशन हमने देखा होगा कि 2 तरीके से होता है, हॉरिजॉन्टल होगा और वर्टिकल होगा। तो ये क्या करता है, ये हॉरिजॉन्टल तो रिजर्वेशन की बात हमारे पास में आ चुकी है पहले ही। अभी ये बोल रहा है कि जो रिजर्वेशन जो होगा बैकवर्ड क्लासेस का, वो सिर्फ क्या होगा, अपॉइंटमेंट के टाइम पे होगा, प्रमोशन के टाइम पे उनको कोई रिजर्वेशन नहीं दी जानी चाहिए, नहीं दी जाती है। फिर जो 10% रिजर्वेशन जो EWS कैटेगरी को मिला हुआ है, वो भी हमारे पास में वो दे सकते हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में, जो मिलता भी है लोगों को। फिर इससे रिलेटेड है ना, हमारे पास में एक मंडल कमीशन आता है जो OBC रिजर्वेशन की बात करता है कि 27% रिजर्वेशन हमारे जो इसमें रिजर्वेशन के केस में, एम्प्लॉयमेंट के केस में हमारे पास में दी जानी चाहिए। अब यहाँ पे एक ये पहले पूछा गया है आपके CDS एग्जाम में कि जो इंदिरा साहनी केस है वो किससे रिलेटेड है हमारे पास में। तो ये आएगा कि जो रिजर्वेशन मिलती है OBC के अंदर, उसमें जो क्रीमी लेयर के एक्सक्लूजन की बात करता है, उससे रिलेटेड हमारे पास में कौन है, इंदिरा साहनी केस। अभी है ना, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए हमारे पास में, 50% का, उससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन तमिलनाडु के केस में अभी अगर हम बात करते हैं तो ये 72% है, जो कि क्योंकि तमिलनाडु में ना मोस्ट ऑफ द स्टेट में क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड जो कास्ट है वो रहते हैं, तो वहाँ पे उनको क्या है, इसको एक्सक्लूड करा गया उधर से। फिर आता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 ये कहता है कि अनटचेबिलिटी को हमें रिमूव करना है, एबोल्यूशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। अभी अनटचेबिलिटी वर्ड है उसको एबोलिश कर दिया गया है, और क्या है हमारे पास में, फॉरबिडन है ये। अभी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इस वर्ड को डिफाइन नहीं करता है हमारे। तो अगर यहाँ कहीं भी आपको आता है क्वेश्चन में कि इट इज़ डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, तो वो हमारे पास में स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अभी ये दोनों तरीके से है कि ये एक प्राइवेट सिटीजन के अगेंस्ट भी है और हमारे पास में एक स्टेट के अगेंस्ट भी काम करता है, ओके। फिर आता है हमारे पास में आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 ये बोलता है कि हमें टाइटल्स जो हैं उनका एबोलिशन करना है, कि एबोलिशन ऑफ द टाइटल्स। अभी जो राजा महाराजा होते थे वो अपने नाम के आगे हमारे पास में टाइटल्स लगाते थे, जैसे कुंवर हो गया, राइट, या फिर आप देखोगे राय प्रताप सेन, जो भी इस तरीके के महाराजा हो गया, इस तरीके के हमारे पास टाइटल लगाते थे, उन सभी को हमारे पास में अबोलिश कर दिया है। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो मिलिट्री और एक एकेडमिक डिस्टिंक्शन, जैसे किसी को डॉक्टर है, PhD करी है तो उनको डॉक्टर मिला है, या मिलिट्री में हमारे आते हैं कमांडर वगैरह, है ना, उन चीज़ों को, उन टाइटल्स को हटा के बाकी जितने भी हैं उनको अबोलिश कर दिया गया है। फिर कोई भी जो सिटीजन है हमारे स्टेट का, वो किसी फॉरेन स्टेट से, है ना, कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कब करेगा वो, जब उसको किसके, प्रेसिडेंट का कंसेंट होगा, राइट। ये हो गया। अभी यहाँ तक थे हमारे पास में राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी के बाद में आता है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 से लेकर हमारे पास में 22 की बात, 22 आर्टिकल है, वहाँ तक है हमारे पास में सेकंड आर्टिकल है, वो आता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल आएंगे 19 से 22। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है कि प्रोटेक्शन होगा 6 राइट का,
है ना, हमें फ्रीडम है किसकी, 6 राइट्स की। पहले है प्रोटेक्शन, किसका सबसे पहले आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का। अभी आर्टिकल 19 के अंदर ना अमेंडमेंट हुई है हमारी, जो हमारे राइट टू प्रॉपर्टी करवाया था मैंने, राइट। तो ये इसके अंदर पहले 7 राइट्स थे जो कि 44 CA से हमारे पास में रिमूव कर दिए, अभी इसमें 6 बचे हुए हैं बस। कुछ हमारे पास में सिर्फ ये कैसे हैं, सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट में जो एक्शन है ना उसको रोकते हैं, ये प्राइवेट से इंडिविजुअल एक्शन को नहीं रोकेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये जो है ये सिर्फ हमारे पास में सिटीजन के लिए अवेलेबल है, फॉरनर्स जो लीगल एंटिटीज़ होती हैं उनके अगेंस्ट में अवेलेबल नहीं है। अभी इनमें जो रिस्ट्रिक्शंस आएगी ना वो सिर्फ जो मेंशन होगी, जैसे आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 में जो रिस्ट्रिक्शन मेंशन है वहीं से आप जो स्टेट है वो इम्पोज कर सकता है रिस्ट्रिक्शन, बाहर से कोई नहीं कर सकता। ओके, अभी यहाँ पे आता है हमारे पास में कि जैसे ये देखो, सबसे पहले आता है आर्टिकल 19(1). आर्टिकल 19(1) के हमारे पास में क्या आता है कि हमें फ्रीडम है किसकी, स्पीच की और एक्सप्रेशन की। अभी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक सिटीज़न है वो अपने ओपिनियन को किसी भी प्रकार से बाय राइटिंग, बाय प्रिंटिंग, कोई आर्ट, मीडिया, अभी तो इंटरनेट हो गया है ना, वो किसी भी तरीके से हमारे पास में एक्सप्रेस कर सकता है अपने ओपिनियन को, उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। एक्सेप्ट यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन मेंशन हुई है ना वो सबसे पहले आती है हमारे पास में कौन सी, सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशन हो गया फॉरेन कंट्री के साथ में, है ना, उसको वायलेट कर रहा है, फंड जो पब्लिक ऑर्डर है, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प हो गया, है ना, ये इनको अगर करता है तो उस केस के अंदर में जैसे रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लगाई जा सकती हैं हमारे पास में, राइट। अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट केस आता है श्रेया सहगल केस, ये 2015 का था। इसमें ना ये जो आईटी एक्ट है हमारा उसके अंदर सेक्शन 66 आता है जो कि इंटरनेट पे अगर आप कोई भी अपनी ओपिनियन रखते हो तो उसके अगेंस्ट में था, बट उसको बाद में स्टक डाउन कर दिया है, राइट। फिर आता है हमारे पास में आर्टिकल 19B। आर्टिकल 19B कहता है कि हमें फ्रीडम है किसकी, पीसफुल असेंबली की। असेंबली पीसफुल होनी चाहिए, विदाउट एनी आर्म्स होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो सिर्फ 2 ही आती हैं, सोवरेनिटी और पब्लिक ऑर्डर, ये 2 रिस्ट्रिक्शन है जो आर्टिकल B के अंदर हमारे पास में मेंशन है। आप कहीं भी पीसफुल असेंबल हो सकते हो, है ना। पहले हमारे पास में IPC आता था, IPC के अंदर अगर 5 से ज़्यादा अगर असेंबली होती है तो उसको इलीगल कर देते, बट अभी हमें पता है IPC चेंज हो गया है ना, अभी रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं उनमें लॉ को चेंज करा है, राइट। फिर उसके बाद में आता है हमारे पास में क्या, आर्टिकल 19C। आर्टिकल 19C ये कहता है कि हमें फ्रीडम है किसकी, एसोसिएशन की। अभी एसोसिएशन के अंदर हमारे पास में कुछ भी आ सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो सकती हैं, यूनियन हो गया जैसे लेबर यूनियंस होते हैं, राइट। वो सारा जितना भी आता है वो इसमें आएगा आर्टिकल 19C के अंदर में। अभी यहाँ पे एक चीज़ है कि आपके पास में फ्रीडम तो है कि आप उनको एसोसिएशन को बना सकते हो, बट क्या उसको रिकॉग्नाइज करने का राइट भी आर्टिकल 19C देता है ना। अभी आपने बना लिया, अगर मान लो कोई इलीगल एसोसिएशन बना ली तो क्या गवर्नमेंट उस आप बोलोगे कि गवर्नमेंट हमारे पास में आर्टिकल 19C कहता है कि हम बना सकते हैं, है ना, तो क्या उसको रिकॉग्नाइज करने का भी अधिकार है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी ऐसा अधिकार हमें नहीं दिया गया है कि वहाँ पे आपको रिकॉग्नाइज करा जाए, राइट। फिर उसके बाद में आता है कि इसमें रिस्ट्रिक्शंस आती हैं कि सोवरेनिटी को, हमारी इंडिया की जो सोवरेनिटी है उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं होना चाहिए, इंटीग्रिटी, है ना, मोरालिटी और पब्लिक ऑर्डर, ये 4 चीज़ों के अगेंस्ट में कुछ नहीं होना चाहिए, तब आपकी एसोसिएशन है वो आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। फिर आता है आर्टिकल 19D। आर्टिकल 19D कहता है हमें फ्रीडम है किसकी, मूवमेंट की, कि हम इंडिया के अंदर में, अभी ना मूवमेंट 2 तरीके से होती है, तो आप इंडिया के अंदर ही रहते हो और पूरे इंडिया में ट्रैवल कर सकते हो, एक होता है आउट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 19D है वो सिर्फ इंडिया में अपने मूवमेंट की बात करता है ना। यहाँ पे इंटरेस्ट कैसा आएगा कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, जैसे कोविड-19 हुआ था हमारे पास में, तो मूवमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, है ना, तो वो हो गया। फिर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के लिए कि सिक्योरिटी अगर स्टेट की कोई खतरे में हो रही है, कुछ कंडीशंस हो रही है, तो वहाँ पे भी आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। अभी इसके अंदर ना एक रिस्ट्रिक्शंस और आती हैं, जैसे जो हमारे पास में ट्राइबल एरियाज़ होते हैं, है ना, तो उन वहाँ पे भी जाने पर भी रिस्ट्रिक्शन हमारे पास में इसके ऊपर लगाई जा सकती हैं, ओके।
और कैसे हो गया, रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे लगाई जा सकती हैं, जैसे हमारे पास में जो ये होते हैं, जैसे रेड लाइट एरियाज़ होते हैं, है ना, जहाँ पे हमारे पास में जो सेक्स वर्कर्स होते हैं वो काम करते हैं, तो वहाँ पे भी उनको हेल्थ कंडीशन जो होती है उनके केस में हमारे पास में कि वो स्प्रेड ना हो, एड्स वगैरह का कुछ हेल्थ से रिलेटेड कुछ इशू है वो बाकी जनरल पॉपुलेशन के अंदर एसिमुलेट ना हो, तो वहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं इजीली। फिर आता है हमारे पास में आर्टिकल 19 ही। आर्टिकल 19 कहता है हमारे पास फ्रीडम है रेजिडेंस की, कि कहीं भी हम रेजाइड कर सकते हैं। तो इसका भी वही सेम है कि आप इंडिया में कहीं भी रह सकते हो एक्सेप्ट ट्राइबल एरिया वाला, है ना, वो वाला सिक्योरिटी जो इशू है वो वाला, और पब्लिक हेल्थ में ये दो दो चीज रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास में, कि वो ये SC ST वाले एरिया में, ट्राइबल एरिया में आप वहाँ नहीं जा सकते, तो वो रेजिडेंस की हमारे पास में एक लिमिटेशन आ जाती है। ठीक है। फिर अगर हम बात करोगे ये किसके लिए, अभी इसका मेन प्रपोर्शन क्या है कि यहाँ पे हमें नेशनलिज्म को प्रमोट करना है, और हमारे पास में जो अगर हम बात करते हैं कि नैरो माइंडनेस है ना, वो उसको एक तरह से रिमूव करने के लिए हमारे पास में आर्टिकल 19 आता है। फिर आता है हमारे पास में आर्टिकल 19 आर्टिकल 19 कहता है कि हम किसी भी प्रोफेशन को, है ना, ऑक्यूपेशन को, ट्रेड को, बिजनेस को हम कर सकते हैं, हमारे पास में अधिकार देता है आर्टिकल 19 अभी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन किस तरीके से लगेंगी, आपको सोचना है। अभी आप कोई बिजनेस कर रहे हो पहले, तो वो मोरली होना चाहिए, है ना, ये नहीं कि आप कोई पीपल है ना, वो अभी मान लो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं कि मेरे तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बिजनेस है, तो वो चीज़ें तो नहीं कर सकते, राइट। तो जो है हमारे पास में वो मोरल होना चाहिए प्रोफेशन। फिर कैसा होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, कि पब्लिक को कुछ ऐसी चीज़ें मिलनी चाहिए एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी कि वो हमारी सोसाइटी को ओवरऑल अपलिफ्टमेंट का काम करें, राइट। फिर और क्या सकता है कि हमारे पास में क्या होगा, जैसे स्टेट मोनोपोली, है ना, ये भी एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन हो जाता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, जैसे एटॉमिक एनर्जी हो गया, हमारा रेल भी हो गया, यहाँ पे स्टेट मोनोपोली चलती है, तो वहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट जो है, पार्लियामेंट है, वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो ऑफ कोर्स अभी यहाँ तक बस इतना ही आता है। अभी इसको याद कैसे करना है कि सबसे पहले हमारे पास में स्पीच का अधिकार है, राइट। फिर हमारे पास में असेंबल होने का अधिकार है, असेंबल होने के बाद हम क्या करेंगे, एसोसिएशन बनाएंगे। अभी एसोसिएशन बन गई तो हम क्या करेंगे, ऑल ओवर इंडिया उसकी मूवमेंट करेंगे, है ना, कि देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या है। फिर उसके बाद में जब हमें प्लेस सेलेक्ट करना होगा, फिर हम उसमें क्या करेंगे, रिजाइड करेंगे, और वहाँ से हमारे जो एसोसिएशन है उसको क्या करेंगे, कैरी ऑन करेंगे, कि हम वहाँ से प्रोफेशन अपना चलाएंगे, है ना। तो एक इस तरीके से आप टाइम लाइन से याद करने की कोशिश कर सकते हो। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि राइट टू वोट है ना हमारे पास में, तो अगर मैं बोलूँ कि राइट टू वोट क्या आर्टिकल 19 के अंदर आएगा, एक तरीके से भाई वोट क्या है, वोट एक तरीके से एक्सप्रेशन है हमारे पास में, कि हम अपने एक्सप्रेस कर रहे हैं किसको, कि हमें किस तरीके के हमारे पास में हमें लेजिस्लेचर्स चाहिए हमारे, है ना। तो इसको एक बार सोचना, बताना मेरे को। फिर उसके बाद में ना एक यहाँ पे एक आई थिंक एक कुछ चीज़ रह गया मेरा, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि पीसफुल जो प्रोटेस्ट होते हैं, है ना, वो अगर यहाँ पे राइट टू स्ट्राइक का भी हमारे पास में यहाँ पे अधिकार है कि नहीं, है ना, एक वो चीज़ रह गया। तो इसको भी आपको बताना है, कमेंट में करके बताना है हमें कि क्या राइट टू स्ट्राइक का हमारे पास में आर्टिकल 19B के अंदर में आता है कि नहीं आता। ओके। फिर हमारे पास में आर्टिकल आता है आर्टिकल 20, जो हमारे पास में नेक्स्ट राइट है हमारा, जो कि हमें प्रोटेक्शन देता है इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, कि हमने कोई ऑफेंस करा है उस केस में हमारे पास में क्या प्रोटेक्शन हमें मिलनी चाहिए, राइट। अभी यहाँ पे ना आर्टिकल 20 के अंदर में ना 3 चीज़ें आती हैं मेनली। तो सबसे पहले आता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास में अगर हमने कोई क्राइम करा है ना, अभी उसकी पनिशमेंट जो होगी, अभी जो पनिशमेंट होनी है उसकी, वो हम अभी के जो लॉ बने हुए हैं बस उसमें होगी। अभी ये नहीं है कि फ्यूचर में कोई लॉ बना है ना, और उसकी पनिशमेंट मान लो अभी पिकेटिंग करने की मान लो अभी पनिशमेंट है 1 ईयर की, अभी कोई नया लॉ बनता है 5 साल के बाद में, तो उसमें उसको 1 साल को बढ़ा के आप क्या करते हो, उसको 5 साल कर देते हो, है ना। तो वो चीज़ें नहीं होती हैं।
तो यहाँ पे जो रेट्रोएक्टिव एक्शन होता है ना क्रिमिनल लॉज में, वो नहीं होगा, बट सिविल के केस में अपना हो सकता है। सिविल के केस में जैसे टैक्सेशन होता है, टैक्सेशन में आप क्या करते हो, रेट्रोएक्टिव एक्शन लगाते हो कि पीछे से आपको टैक्स देना ही पड़ेगा इतना, है ना। तो वहाँ पे हमारे पास में हो सकता है। अभी यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का केस आता है वो आता है केदारनाथ केस, ये वाला, ठीक है। अभी PYQ के अंदर ये पूछा गया है, इसलिए आई एम यहाँ पे लिखवाया हुआ है मैंने। अभी यहाँ पे ना कि आप क्रिमिनल के केस में क्या कर सकते हो, पनिशमेंट हमारे पास में उसी के टाइम पे जो लॉ है चल रहा है वहीं पे हमारे पास में उसका पनिशमेंट मिलेगा, बाकी पीछे रेट्रोएक्टिव नहीं होगा, ठीक है। स्टेटस यहाँ पे अलाउ नहीं है हमारे पास में, ओके। फिर आता है नो डबल जियोपर्डी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लो ए पर्सन है ये, है ना, इसको क्या करा है हमने, इसको एग्जीक्यूशन हुआ है कि इन्होंने मान लो किसी को कैसे बोले, जैसे अभी मान के चल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कुछ क्राइम कर दिया, इन्होंने C क्राइम करा हमारे पास में, राइट, और इनको हमारे पास में क्या हुआ, पनिशमेंट मिली, ठीक है। ये तो नॉर्मल कंडीशन होती है, राइट। अभी लेकिन अगर हम एक ये माने कि ये जो ए पर्सन है इन्होंने क्राइम भी नहीं करा ये वाला, है ना, और फिर भी जो सुप्रीम मतलब कोर्ट है हमारे पास में, उन्होंने क्या करा, इनको ये क्राइम करने की पनिशमेंट दे दी, है ना। तो अगर ये क्राइम वापस से करते हैं, है ना, सेम क्राइम ही कर देते हैं, तो पनिशमेंट तो इनको मिल चुकी है, एक बार एक ही ऑफेंस के लिए एक बार ही पनिशमेंट मिलेगी, बार बार थोड़ी मिल सकती है ना। तो वो ही हमारे पास में आता है नो डबल जियोपर्डी। इसका मतलब है कि एक पर्सन को बार बार सेम क्राइम के लिए आप क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो, है ना। ये आता है किसके अंदर, आर्टिकल 20 के पार्ट जो क्लोज 2 है वहाँ के अंदर। अभी ये भी आर्टिकल 20 की तरह कैसा है, ये सिर्फ कहाँ अप्लाई होगा, हमारे पास में क्रिमिनल केस के अंदर अप्लाई होता है, सिविल केस के अंदर अप्लाई नहीं होगा, ओके। फिर आता है हमारे पास में आर्टिकल 20 का क्लोज 3। आर्टिकल क्लोज 3 कहता है कि आप सेल्फ इंक्रीमेशन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये क्या है कि आप विटनेस को खुद के अगेंस्ट में ही, जैसे कोई पर्सन है उसको अक्यूज है, उसके अगेंस्ट में आपको उसको विटनेस के तौर पर नहीं लाकर खड़ा कर सकते हो, है ना। अब ये कब होगा, ये तब होगा जब आपकी ओरल हो गया, रिटन एविडेंस हो गई, है ना। सिर्फ उन केस में अंदर यहाँ पे फिंगरप्रिंट, ब्लड हो गया, DNA टेस्टिंग वगैरह, उन चीज़ों में ये अप्लाई नहीं होगा। बस रिटन और ओरल जो स्टेटमेंट होगी ना, वहाँ पे अप्लाई हो सकता है कि मैं अक्यूज़ हूँ और मैं खुद के अगेंस्ट में ही विटनेस बन रही हूँ कि हाँ भाई मैंने तो नहीं करा ये क्राइम, है ना, या फिर मैंने करा है तो मैंने ही करा है, तो